नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्सेस स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट मैच सीरीज चल रही है उस पर आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे। सेकंड मैच जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर को, उसमें इंडिया की तरफ से क्या टीम होनी चाहिए, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ में जो फर्स्ट मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, जो बहुत डिजास्टर परफॉर्मेंस रही है, उस पर हम रिव्यू करेंगे। साथ में कोहली जो इंडिया आ रहे हैं अपने फैमिली इश्यूज के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में इंडिया की परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक रही है उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। जो नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे साथ हैं सलीम कुमार साहब, जो क्रिकेट में काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि उनका क्या इनटेक है कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस, तो फोर्स चेंजेस हैं हमारे, कुछ फोर्स चेंजेस होंगे। कोहली आ गए हैं, शमी हिट को इंजरी हो गई है, और कुछ चेंजेस जो हमें वैसे भी करने चाहिए। हम स्टार्टिंग से ओपनर से स्टार्ट करते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि मयंक के साथ शुभमन गिल को ओपन करना चाहिए। पृथ्वी शॉ, प्रॉब्लम देखिए, ये मेरा पॉइंट ये नहीं है कि पृथ्वी शॉ ने रन नहीं बनाए और इसलिए ड्रॉप किया जा रहा है। जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, मतलब आईपीएल से भी देखेंगे आप और पूरे सीरीज में देखा, प्रैक्टिस मैच में भी आप देखेंगे, अगर जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं तो इससे ये दिखता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर, टेक्निक में कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, अपोजिशन को उनको बारे में पता है कि उनको कैसे आउट किया जाए। अब जैसे रिकी पॉन्टिंग साहब ने कहा था कि फ्रंट फुट पे वो नहीं आ पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंस काफी रहता है इसमें, और फ्रंट फुट पे ना आने के कारण क्या हो रहा है कि उनका वो प्ले डाउन हो जा रहे हैं, उनका बॉल जो उनके बैट से लगकर विकेट में लग रही है। पहले इनिंग में अभी तक आप देखेंगे, पहले मैच में मात्र 6 गेंदें खेली उन्होंने, ठीक है, तो ये दिक्कत करता है। अब आप कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ की जगह शुभमन गिल आने चाहिए। शुभमन गिल के बारे में कहा जाता है कि काफी काफी बढ़िया टेक्निक है, कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, अच्छा बॉल को बहुत ही मतलब बॉडी के पास से खेलते हैं। तो शुभमन गिल आ सकते हैं। परफॉर्मेंस क्या रहेगी ये तो वक्त बताएगा। अभी तक जितने भी मैच खेले हैं, मात्र 3 वनडे खेले हैं शुभमन गिल ने इंडिया की तरफ से, और उसमें मात्र 40-45 रन मारे हैं इसके अंदर। तो काफी ज्यादा रन तो नहीं मार पाए, लेकिन एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है जो भी उनको देखता है। सेटल लग रहे हैं, सेटल लगते हैं। दूसरा है कि जो मयंक अग्रवाल है, उनके बारे में क्या कहते हैं आप। देखिए, मयंक भी बहुत परफॉर्म नहीं किया अभी इस टूर पे, उन्होंने मयंक ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन की कमी है। रोहित शर्मा भी अवेलेबल नहीं है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको प्लेयर को चांस देना पड़ता है, थोड़ा सा आपको संयम बरतना पड़ेगा कि एकदम से ऐसी हालत ना कर दो कि पूरे के पूरे 8-9 प्लेयर चेंज कर दें आप। थोड़ा सा तो आपको मतलब प्लेयर को एक मौके मिलने चाहिए। यहीं से प्लेयर बनेगा, यहीं से एटलीस्ट पूरे मौके तो मिले। पृथ्वी शॉ से प्रॉब्लम मेरी है कि वो एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, वो आउट होते रन ना बनाते। रन पहले टेस्ट में किसी ने नहीं बनाए, लेकिन वो जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, प्रॉब्लम मेरी उस बात को लेके है। मयंक के बारे में ये बोलूंगा कि थोड़ा सा उनको अपना जो टेस्ट मैच मोड में थोड़ा सा आने की जरूरत है। लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, थोड़ी लंबी इनिंग खेले, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो उनके लिए और टीम के लिए बेटर रहेगा। 2018 में जो बॉक्सिंग डे मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, 2018 में जब इंडिया गई थी, उसमें 2 लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। एक थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, और पहले एशियन में जिन्होंने एमसीजी ग्राउंड में, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में 5 विकेट लिए। दूसरे थे मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल का पहला मैच था, वो पहले इनिंग में 74 के आसपास रन किए थे और दूसरी इनिंग में 47 के आसपास रन किए थे उन्होंने। तो मयंक अग्रवाल वहां से काफी ब्राइट फ्यूचर उनका वहां से दिखा था, और इसी काफी बढ़िया, काफी बढ़िया उन्होंने ओपन किया था। और नेथन लैंड, आपको याद होगा, नेथन लैंड ने पहले 2 टेस्ट मैचों में एकदम नरक कर दिया था इंडिया की बैटिंग लाइनअप को, बिल्कुल नाक में दम कर दिया था। और नेथन लैंड को जिस तरीके से टैकल किया उन्होंने, जिस तरीके से नेथन लैंड को स्टेप आउट करके उन्होंने जो खेला है, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम मैं अग्रवाल से आ रही है कि आईपीएल का अभी जो मोड है वो अभी तक छोड़ नहीं पाए। आईपीएल में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही थी, शुरुआत में काफी अच्छी रही थी। अभी तक वो टेस्ट मैच मोड में नहीं आ पाए। जितनी जल्दी वो अपने को अडॉप्ट कर लेंगे उतना बढ़िया है। एक चीज मुझे और लगती है कि शायद मयंक अग्रवाल इस समय इंडिया में T20 भी खेल रहे हैं, शायद वनडे भी खेल रहे हैं और टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, तीनों ही उसमें फॉर्मेट में खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल को अगर टेस्ट मैच प्लेयर के रूप में देखना है तो कम से कम T20 या वनडे में तो एक फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी वन डाउन के लिए क्या बोलते हैं, अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, वन डाउन बनाएगा पुजारा, वो तो नो डाउट। पुजारा ने अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की है, पहले मैच में काफी स्लो खेले थे, बहुत ज्यादा स्लो खेले थे। कशवा भी उनसे मतलब जीत गया था, इतना ज्यादा स्लो खेले थे।
मुझे लगता है कि पुजारा को थोड़ा सा तेज करना चाहिए। देखिए अब ये तेज वाले इसमें दो राय हो सकती है। पिंक बॉल मूव करता है शुरू में, तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो कि भैया पहले शाइन हटाए बॉल की। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से ज्यादा स्लो खेला था। हाँ, और शाइन हटाया जाए और पिंक बॉल को रेड बॉल से कंपेयर मत करिए आप। हो सकता है कि स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो, तेज खेलने के चक्कर में क्या पता विकेट पुजारा का हम लोग लॉस कर सकते। क्या होती है ना, देखिए अब नहीं तो पुजारा ने एक रोकेगा, 170 गेंदें खेली थी, लगभग 170 गेंदें खेली और 18 रन बनाए उन्होंने कुछ ऐसा। पुजारा का गेम है, पुजारा का यही गेम है। आपको ये कि टीम क्रिकेट एक टीम गेम है। अब आपको पुजारा एक एंड रोकेगा, आपको दूसरे एंड से अटैक करना है। हाँ, ये ठीक है। पुजारा की ये स्ट्रेटजी तब काम आएगी जब बाकी लोग परफॉर्मेंस देंगे। फिर पुजारा ने एक एंड रोक लिया, बाकी पुजारा आपके लिए विकेट भी बचाए, पुजारा आपके लिए एंड भी रोके, पुजारा आपके लिए तेज भी खेले। तो चलिए हमारे पास बैंक रिकॉर्ड है तेज खेलने के लिए। चलिए विराट कोहली इंडिया आ रहे हैं, वो फादर बनने वाले हैं, इंडिया आ रहे हैं। अगर इस पे बात करें, पहले तो इस बात कर लेते हैं कि जो इंडिया आ रहे, आपकी क्या राय है इसके लिए? नहीं देखिए, ये उनका, मेरी राय में ये उनका इंडिविजुअल उनका डिसीजन है। सौरव गांगुली का भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने भी कहा था कि ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो दौरा बीच में छोड़ना चाहते हैं। तो इस बारे में तो मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन। हर्षा भोगला ने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे पर्सनली पसंद आई है। हर्षा भोगला ने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि देखिए आपकी फैमिली जिंदगी भर रहती है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के टूर है वो जिंदगी भर नहीं रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर सबसे ज्यादा क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ टूर माने जाते हैं। अगर आप बात करेंगे 2016 में वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है ऑस्ट्रेलिया का दौरा। ये विराट कोहली खुद कहा है, विराट कोहली ने खुद कहा था कि टेस्ट सीरीज जीतना वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा मायने रखती है। ये बात विराट कोहली ने कही थी कि 18 में कही थी। विराट कोहली ने खुद कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट काम है। अब वही विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद बाकी 3 टेस्ट मैच छोड़कर इंडिया आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ किया है विराट कोहली ने। मुझे पर्सनली लगता है कि उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इतनी मुश्किल दौरा है, भाई आप श्रीलंका नहीं गए हो, वेस्ट इंडीज नहीं गए हो, आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, आप रह सकते थे वहां पे। अगर वर्ल्ड कप की बात 2015 की बात करते हैं, धोनी भी फादर बने थे और उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था। धोनी अपनी बेटी से 3-4 महीने बाद मिले जाके, ठीक है। तो विराट कोहली को थोड़ा सा और इसमें सोचना चाहिए था। नो डाउट उनका थोड़ा सा एक अच्छा इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चीजें उतने अच्छे तरीके से या सीरियसली नहीं मतलब किया। बाकी आप देखिए, आप जो व्यूअर्स हैं, आपका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर अपना इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरी तरफ से मुझे लगता है कि विराट कोहली को ये सीरीज खत्म करने के बाद इंडिया आना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th नंबर पे सेकंड नंबर कौन आएगा? 4 नंबर कौन आएगा? रहाणे के बारे में क्या आपका? रहाणे देखिए यार, मैं अगर बहुत ही फ्रैंकली बोलूं तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को भी अपना गेम अब ऊपर करना पड़ेगा। रहाणे ने बहुत टाइम से 1.5-2 साल से तो वो फॉर्म में भी नहीं है, प्लस इसी चक्कर में उनकी वनडे की जो प्लेस है वो चली गई। प्लस रहाणे ने कभी भी आप रिलाय नहीं कर सकते कि आपको टफ सिचुएशन में मैच जिता के दे। ऊपर से 4 विकेट 5 विकेट गिर जाए तब रहाणे टेल के साथ खेल रहा हो, ऐसा कभी पूरे उनके जीवन में शायद आया ही नहीं कि 5 विकेट 6 विकेट गिर गए, 7 विकेट गिर गए, 8 विकेट गिर गए। रहाणे ने एक एंड रोका हुआ है और टेल के साथ 30 40 50 60 70 रन बना दिए हो या चेस कर रही हो इंडिया, तो रहाणे एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया। तो आप विद द मोशन खेल रहे हो, अगर 5 विकेट गिर गए उसमें आप आउट हो गए। रहाणे कैप्टन बन गए, तो रहाणे कैप्टन बन गए। तो मुझे लगता है कि रहाणे को के लिए तो बिल्कुल भी एक स्टेप अप करना है। और इस आपके 10-10 साल का करियर है आपका और आपने मैच विनिंग परफॉर्मेंस बहुत कम दी है या नहीं दी है, तो वो ये क्वेश्चनेबल बात है कि भाई आप सिर्फ हर जिस पिच पे ऊपर से रन आ गए, कोहली ने सेंचुरी मार दी, उसमें आपने 100 रन मार दिए, 70 मार दिए, तो ये कोई बात नहीं। मेरे नजर में ये कोई बात नहीं। ठीक है, आपने मार दी, अच्छी बात है, बट जब टीम फंसी हुई है, जब आप 4 नंबर में खेलते हो, उसका मतलब 3 विकेट गिर चुके होंगे जब आप बैटिंग करने आते हो, आप वहां से टीम को संभालिए। तो रहाणे की परफॉर्मेंस पे मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा बैट्समैन जो इतना सीनियर हो, उसको थोड़ा सा जिम्मेदारी से खेलना चाहिए। ठीक है, बाकी रहाणे ने पिछले टेस्ट मैच में विराट कोहली को जो रन आउट कराया, उसके बाद से ही टेस्ट मैच थोड़ा सा इंडिया से दूर होता चला गया। खैर, ये तो क्रिकेट में होता रहता है। मुझे लगता है कि विराट कोहली का रन आउट हुआ, रहाणे का उस पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ये चीज सेकंड इनिंग में देखने को मिली, थोड़ा सा वो बैकफुट पे आ गए, थोड़ा सा घबरा गए, हो सकता है। चलिए खैर, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इस चीज से निकलेंगे, क्योंकि उनको एज अ कैप्टन इंडिया को लीड करना है सेकंड टेस्ट मैच के बाद। ठीक है, अच्छा, अब 5 नंबर हो गया, 6 नंबर, 4 नंबर हो गए, 4 हो गए, नहीं 5 हो गए, 4 रहाणे, 4 रहाणे खेलेगा। 5 पे कौन आएगा? 5 पे
जो मतलब कोहली ने खेलेगा मतलब हाँ तो कोहली कोहली से तो ऑब्वियसली केएल राहुल को आना चाहिए मेरे ख्याल में। केएल राहुल को तो आपको मिडिल ऑर्डर में तो डालना ही डालना पड़ेगा केएल राहुल को। केएल राहुल का जो रिकॉर्ड रहा है वो लगभग उन्होंने 37 टेस्ट मैच खेले हैं और लगभग 2000 रन बनाए हैं। केएल राहुल का मुझे लगता है परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल के अंदर बेटर हुआ है। एज ए मैच्योर खिलाड़ी के रूप में वो उभर के आए हैं। आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है 2018 के बाद से पंजाब को, और इस बार तो काफी ज्यादा रन भी उन्होंने मारे हैं। दिक्कत क्या है, वही प्रॉब्लम क्या हो रही है, मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं वो, और लगता है कि थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं है। थोड़ा जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी। हाँ। केएल को ना मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज भी टेस्ट मैच में कम मिली हैं। एक लंबा स्ट्रेच नहीं मिला है खेलने का, और केएल राहुल बहुत टेक्निकल और बहुत ही टेक्निकली साउंड प्लेयर है। तो अगर उसको एक लंबा स्ट्रेच दोगे, आप 2-3 सीरीज का एक स्ट्रेच दोगे, तो डेफिनेटली तो आपको लगता है कि ये हनुमा विहारी की जगह खिला सकते थे उसको पहले टेस्ट मैच में? खिला सकते थे, लेकिन हनुमा विहारी एक प्रॉपर टेस्ट मैच प्लेयर है। अब हम बिना परफॉर्मेंस के जो वो सिर्फ हनुमा विहारी टेस्ट खेलने ही ऑस्ट्रेलिया आया है, उसमें भी अगर उसको हम पहली प्रायोरिटी नहीं होगी तो फिर हम उसको टेस्ट में टीम में लेते ही क्यों? तो अभी हनुमा विहारी खेलेंगे अभी इसके बाद? आपको लगता है केएल राहुल के बाद नीचे खेलना चाहिए। मतलब हमारे बैट्समैन हो गए आपके, ऊपर से मैन, शुभमन गिल, पुजारा, फिर आपका रहाणे, फिर आपका केएल राहुल, देन आपका हनुमा विहारी। हनुमा विहारी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि इंडिया के पास प्योर टेस्ट मैच प्लेयर अभी नहीं है। ऑफ स्पिन ऑप्शन भी देता है आपको, एक ऑफ स्पिन ऑप्शन देता है। और मुझे लगता है कि ऐसे रहाणे और पुजारा के बाद हनुमा विहारी एकमात्र ऐसा बैट्समैन है जो प्योर टेस्ट मैच बैट्समैन है। बाकी सब तो T20 भी खेलते हैं। तो ये बढ़िया, देखते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। चलिए, अब हनुमा विहारी आगे 6 नंबर हो गया। अब कीपर साहा या पंत? देखिए, तो अगर मैं बोलूं तो मेरे तो प्रेफरेंस ऋषभ पंत है। इसलिए नहीं कि ऋषभ पंत बहुत ही फ्लैम्बॉयज टाइप का प्लेयर है या बहुत ही आकर्षक लगता है या मैं बहुत बड़ा फैन हूं ऋषभ पंत का। देखिए, बात वही है घूम फिर के कि ऋषभ पंत और वृद्धिमान साहा आपको कुल मिला के 20, 25, 30 रन ही बना पाएंगे। साहा भी 30 रन ही दे पाएगा आपको, ऋषभ पंत भी 25-30 रन ही बना पाएगा। जो इनका ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया अटैक को देखते हुए मैं उनकी एबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुश्किल है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस देना। लेकिन ऋषभ पंत ने पिछले टेस्ट मैच पिछले 2018 में गया था तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, सेंचुरी तक भी मारी उन्होंने। तो ऋषभ पंत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 2018 के बाद से उनकी परफॉर्मेंस काफी गिर रही है, नहीं रही काफी गिर गई है। और देखिए अब इस शब्द क्या करते हैं, देखिए वृद्धिमान साहा ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। ऐसा कीपर तो बेटर है, लेकिन अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक पॉइंट मेरा ये था कि कीपिंग जो है वो इतना काउंट नहीं करती है, बॉल स्पिन नहीं होती है, कीपर पीछे खड़ा रहता है, तो कीपिंग जो आपकी है स्किल वो इतनी चैलेंज नहीं करती। इंग्लैंड में चैलेंज करती है, गेंद स्विंग हो रही होती है, इंडिया में लंबी स्पिन हो रही होती है। तो कीपर एज ए कीपर आप गेम में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में शायद एज ए कीपर उतना गेम में नहीं रहते हो, इसलिए ऋषभ पंत को एडवांटेज मिलेगा। दूसरा, लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं, कभी जैसे मैच में सिचुएशन आती है कि तेज तर्रार 30-40 रन मारने हो, लेफ्टी हो या कुछ बॉलर का कुछ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाना हो, या टेल के साथ खेल रहा हो, 2-3 छक्के मार दिए लगातार, तो आप इसी बार उन्होंने। हाँ, तो ये चीजें ऋषभ पंत आपको दे सकते हैं। हालांकि मैं उनसे ये उम्मीद नहीं करता कि 100 रन बनाएंगे, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन फंसती है, मैच फंसता है कि 9 विकेट हो गए, 3-4 छक्के मार दिए लगातार उन्होंने, अचानक से गेम को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया की जो एक अपनी एक स्ट्रेटजी रही है, इंडिया ने पिछले 2 साल से कहा था कि विदेशों में ऋषभ पंत एज ए कीपर रहेंगे और इंडिया में साहा जो है कीपर रहेंगे, क्योंकि साहा की कीपिंग बेटर है पंत से, और यहाँ पे स्पिन काफी होता है। तो इंडियन स्पिनर हो और इंडियन पिचे हो तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा कीपर होना चाहिए। पंत की कीपिंग में थोड़े से मसले हैं, वो इतनी अच्छी कीपिंग नहीं कर पाते, लेकिन विदेशों में बैटिंग जो है साहा से बेटर करते हैं पंत। तो हो सकता है पंत इस बार खेलें। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के रूप में रहता है, फ्लेमेंसी अच्छी है, क्विक रन मार सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, जो मेन है काउंटर करना, काउंटर कर सकते हैं। चलिए, पंत हो गए, हमने पंत रख लिया। अब उसके बाद आते हैं बॉलर्स आते हैं। तो स्पिन में अभी आपका अश्विन कर जाएंगे आप? बिल्कुल। अश्विन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अश्विन बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर हो गया अश्विन का, ठीक है। फिर 9वें नंबर बुमराह, ठीक है, बुमराह पे खेलेंगे। फिर 10वें नंबर पे आपके ये उमेश यादव कंटिन्यू करेंगे। उमेश यादव बॉलिंग बड़ी दिक्कत कर रही है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरी बात है कि फर्स्ट मैच में उन्होंने जब एक ओवर में जब लेबुसेने और उनको आउट किया था कमिंस को, उससे पहले तक तो बहुत बुरे मार खा रहे थे। उमेश यादव से प्रॉब्लम ये चल रही है कि एसजी बॉल जो होता है इंडिया में खेलते हैं, उसको अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, रिवर्स स्विंग भी लेते हैं, स्विंग भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुकुबरा बॉल पे आते हैं, जैसे ही वो अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में खेलने आते हैं, अचानक से उनकी लेंथ बिगड़ जाती है, अचानक से स्विंग खत्म हो जाता है।
तो ये और काफी टाइम से चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसी दौरे में या पिछले दौरे में हो रहा है, वो मतलब 4-5-6 साल से मैं इनको देख रहा हूँ कि विदेशों में इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या, देखिए अभी अफ्रीका लास्ट ईयर अफ्रीका आई थी, क्या जबरदस्त बॉलिंग करी थी उन्होंने। देखिए इसमें होता क्या है कि देखिए दो तरह की बॉल होती है, एसजी होती है, एक कोकाबोरा होती है। दो कंपनी है, एसजी कंपनी है और एक कोकाबोरा कंपनी। ड्यूक भी तीसरी कंपनी जो इंग्लैंड में बनाती है, वो ड्यूक बनाती है। ड्यूक में जब बॉल बनती है, जो बॉल बनती है वो हाथ से बनती है। जो आप सिलाइयां देखेंगे, सिलाई तो वो अपने मतलब आदमी बहुत गहराई तक उसको सुई से अंदर डालता है, उसके बाद निकालता है। तो जो सिलाई होती है काफी प्रोमिनेंट होती है, काफी उभरी होती है। उभरी होने के कारण क्या होता है, ग्रिप अच्छी बनती है, साथ में वो स्विंग ज्यादा होती है, देर तक स्विंग रहती है, मतलब 20-25 ओवर तक वो स्विंग हवा काटते हैं, वो हवा काटती है वो। लेकिन जो कोकाबोरा बॉल है जो ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, वो मशीन से बनती है। मशीन से बनने के कारण होता है क्या, जो सिलाई होती है वो ऊपर ही ऊपर रहती है, उसका सिलाई का मैटर इतना वो यूज नहीं होती है। इसीलिए कोकाबोरा बॉल 15-20 ओवर के बाद बिल्कुल वो उसमें कोई ना स्पिन होती है, ना वो फास्ट आती है, ना स्पिन होती है। के लिए तो बहुत ही बेकार है। हाँ, बॉल बेकार होती है। इसीलिए जो बॉलर आप देखो एसजी बॉल जो होती है, एंडरसन देखिए, एंडरसन एसजी बॉल का बारे में आपने बताया नहीं। एसजी बॉल जो होती है वो बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, उसकी शाइन बहुत जल्दी चली जाती है। तो शाइन चली जाने से पेसर को तो सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन रिवर्स स्विंग के काम आती है, स्पिनर के काम आती है। तो लेकिन कोकाबोरा बॉल किसी के काम नहीं आती, सिर्फ बैट्समैन के काम आती है। तो उमेश यादव को रिवर्स स्विंग एसजी बॉल से ज्यादा करवाने से इंडियन स्पिनर्स और ये प्रॉब्लम तो मिले हुए फिर इनको, हाँ जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, जो लिंक हो गया फिर इनको, आप कोई और ले जाते थे। हाँ, अब ये तो सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि भाई उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल बेकार थी, अफ्रीका में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इवन प्लेइंग 11 में नहीं थे। भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड अगर ना होते शायद ये खेलते भी नहीं। एक चीज और लगती है कि जो उमेश यादव समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कौन से बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, स्विंग बॉलर हैं, खत्म होने वाला है। 10 साल 2010 के शायद ये आए हुए हैं, अब तक परफॉर्मेंस अच्छी की थी, 2000 अच्छी तक ना समझ पाए, तो फिर अब उनको बोलो कि अब 2 साल और ना समझिए। चलिए हो जाता है कि आखिरी हो, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं होने के कारण इनको भुवनेश्वर कुमार वगैरह नहीं है तो खिलाएंगे। समी भी चले गए हैं, समी को चोट लग गई है। समी कौन आएगा? शमी की जगह भाई 2 ऑप्शन है, या तो आप सैनी है, कुलदीप यादव है, प्लस आपका सिराज। अब पिच देखनी पड़ेगी, अगर पिच बाउंसी है, पिच में बाउंस अच्छा है जैसे होता है एमसीजी की पिच, तो भाई आप सैनी के साथ जाइए। और लेकिन अगर पिच में आपको ड्राई पिच है, थोड़ा सा टर्न देखते हैं 4-5वें दिन, तो आप कुलदीप यादव को भी खिला के आप अपना एक दाव अजिंक्य रहाणे अपना अच्छा अजिंक्य रहाणे को अपनी कोहली की छवि से बाहर आना पड़ेगा, मेरा कहना है। एक बार याद होगा आपको 2017 या 18 में या 16 में शायद ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, तो धर्मशाला टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी करी थी। हालांकि वो टेस्ट मैच इंडिया में था, लेकिन रहाणे ने कप्तानी करी थी, चोटी से इंजर्ड हो गए थे मेरे ख्याल। तो उसमें बड़ी अच्छी कप्तानी करी, 4 दिन में इंडिया टेस्ट मैच जीत गई थी। किसके खिलाफ है? ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट था, ठीक है। तो अब ये खैर वो तो इंडिया में था, तो लेकिन इसी तरीके से रहाणे को ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कुलदीप यादव का फैक्टर लास्ट पिछले टूर में कुलदीप यादव बहुत परफॉर्मेंस किया था, यही एमसीजी ग्राउंड में परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। बिल्कुल अब देखना है कि क्या रहता है। बाकी प्लेइंग 11 हमारी तरफ से तैयार हो चुकी है, 26 दिसंबर को मैच होगा। इसमें और हम डिस्कशन करेंगे, कुछ और वीडियोस लेकर आएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप जो अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। कल नया वीडियो लेकर आएंगे, नई टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।